बच्चों, आज हम फ्रांसिस्को गोया के कुछ और चित्रों के बारे में और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। 1808 में स्पेन वासियों में से कुछ लोगों ने साहस करके नेपोलियन के शासन का विरोध किया। इनकी दुखद गाथा जो चित्र गोया ने अंकित किए वैसे युद्ध के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किए हैं। एक और पंक्ति में खड़े निहत्थे स्पेन की स्वतंत्रता के पक्षधर और दूसरी ओर बंदूकें ताने फ्रेंच सैनिक गोलियां खाकर गिरते हुए निराश बलिदानी। सैनिक कोर्ट मार्शल का यह एक तरीका था। गोया ने उस समय जो युद्ध हो रहा था और स्पेन वासियों पर जो नेपोलियन की सेना लाइन में खड़े करके लोगों को गोलियां मारते थे, उनको निहत्थे लोगों को एक साथ मृत्युशैया पर लिटा देते थे, उन मार्मक चित्रों का अंकन गोया ने अपने शैली में किया। ये उस समय के अन्य कलाकारों के तुलना में बहुत ही नई बात थी कि समकालीन विषयों पर चित्रण करना। इसी वजह से उनको आधुनिक कलाकार के श्रेणी में रखा जाता है। 1814 में नेपोलियन के पतन के पश्चात स्पेन स्वतंत्र तो हुआ पर मुक्त विचार और निर्भीकता का वातावरण पुनः स्थापित नहीं हो सका। गोया को देश के स्वतंत्र होने पर भी चारों ओर अंधकार ही दिखाई दिया। युद्ध की विभीषिका के अंतिम चित्र सत्य की मृत्यु में यही दिखाया है कि स्पेन के शासक ने अपने देश की बर्बादी से ना कुछ सीखा है और ना वह कुछ भूला है। इस चित्र में सत्य की नग्न आकृति की धार्मिक पुरोहितों द्वारा हत्या की जा रही है। युद्ध समाप्त होने के बाद भी जब स्पेन स्वतंत्र हो गया तब भी वहाँ की स्थितियों में कोई परिवर्तन उनको नज़र नहीं आया। जो निराशा का माहौल था, जो अंधकार का माहौल था, उसी से प्रेरित होकर उन्होंने सत्य की मृत्यु यानी द डेथ ऑफ ट्रुथ नामक चित्र बनाया है और उसके अंदर उन्होंने यही सब दर्शाने का प्रयास किया है। स्पेन के नए शासक फर्दिनैंड ने गोया को पुनः दरबार में आने और अपना व्यक्ति चित्र बनाने को आमंत्रित किया, किंतु गोया अब वृद्ध हो चले थे तथा बीमार भी रहने लगे। साथ ही वे शासकों की चापलूसी भी नहीं कर सकते थे, जिससे कि उसे अपने सम्राट का बड़ा भव्य चित्र बनाना पड़ता। गोया धीरे धीरे दरबार से अलग हो चुका था और मैड्रिड के बाहर एक देहाती मकान में रहने लगा था। उसकी पत्नी और पुत्र दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। वे अकेला कला की साधना में लगा रहा और इस समय उसने जेलों के भीतरी कोठरियों तथा यातना गृहों के चित्र बनाए। जीवन के अंतिम दिनों में वह सांड युद्ध भी चित्रित करने लगा था, जिसकी स्मृतियाँ उसके आरंभिक जीवन से जुड़ी हुई थी। इनमें उसने रंगों, अलंकृत प्रभाव तथा गति का कलात्मक रूप ही प्रमुखता से चित्रित किया है। ये उनके जीवन के अंतिम दिनों के बारे में हम बात कर रहे हैं और वह इस समय जो उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, इनको ब्लैक पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और चूँकि वो बीमारी से बहरे हो गए थे तो उनका जीवन बड़ा अलग ही दिशा में चला गया था। अंधकार में
उनका जीवन हो गया था। और उस समय जो वह पुराने अपनी यादों में, जो स्मृतियों में जो बातें समाई थी, उनको अपनी स्मृति से वह चित्रित कर रहे थे। इस अवस्था में गोया वहाँ 9 वर्ष अकेले रहे। उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि स्पेन के शासक उसकी कला के आधार पर उससे अवश्य बदला लेंगे। अतः 1824 ईस्वी में उसने स्पेन के 6 सप्ताह के लिए फ्रांस के लोराइन प्रदेश में गंधक के झरने में जाकर अपने गठिया रोग की चिकित्सा कराने की अनुमति सम्राट से मांगी। यह संभवतः स्पेन छोड़ने का एक बहाना था, क्योंकि गोया फ्रांस तो गया पर लोराइन प्रदेश के गंधक युक्त जल प्रपात पर नहीं गया। पेरिस में वह बोर्दो चला गया और वहीं रहने लगा। इस समय तक वह पूर्ण बहरा और पर्याप्त अंधा हो गया था। ऐसी अवस्था में भी वह कुछ ना कुछ बनाता रहा। सहसा 16 अप्रैल 1828 को उसके मस्तिष्क पर मूर्छा का आघात हुआ और उसी दशा में उसकी मृत्यु हो गई। अंतिम समय में वह एक चित्र बना रहा था, जिसमें अंधकारपूर्ण वातावरण में पृथ्वी के एक भाग पर प्रकाश की किरण आ रही है और उल्लू, कौवे और पुरोहित उससे डरकर भाग रहे हैं। बड़ा ही उनका जो अंतिम समय है, जैसा कि बताया कि वह बहरे और अंधे हो गए थे, फिर भी उन्होंने चित्रण नहीं छोड़ा। और यह उनकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह राजा के संरक्षण में रहते हुए या राजा के अंतर्गत कार्य करते हुए भी उन्होंने राजा को कभी भी महिमा मंडित नहीं किया। और उस समय की जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति थी, उसको अपने तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से चित्रण किया। और यही पक्ष जो है उन्हें आधुनिक चित्रकला की श्रेणी में, चित्रकारों की श्रेणी में खड़ा करता है। आधुनिक कला में कलाकार अपनी बात ही कहना चाहता है, वह विकृतियों को ही अधिक सामने लाना चाहता है। यह बात हमें गोया की कला में मिलती है। आधुनिक कला की अनेक प्रवृत्तियों का आरंभ भी गोया से हुआ है। गॉथिक कला ईश्वर की प्रतिमा बनाना चाहती थी। बरोक कला ने मनुष्य और समाज को चित्रित किया। आधुनिक कला प्रकृति की ओर उन्मुख हुई है। यदि आधुनिक कला मानव समाज को देखती भी है तो बड़ी अन्वेषक दृष्टि से देखते ही है। यही कारण है कि गोया ने मानव समाज की प्राचीनतम क्रिया युद्ध को ऐसी दृष्टि से देखा है मानो कलाकार का सारा भ्रम टूट गया हो। वेलास्के ने ब्रेडा का समर्पण नामक चित्र सैनिक कार्रवाई का चित्रण में दोनों पक्षों के प्रमुख व्यक्तियों को सज्जन पुरुषों की भांति दिखाया था, जबकि गोया ने 3 मई की सैनिक कार्रवाई का चित्रण स्वयं अपनी बालकनी में देखे गए कुत्सित कृत्यों के आधार पर किया था, जबकि फ्रेंच सैनिकों ने नगर पर अधिकार किया था। दृश्य में रात्रि का समय दिखाया है, जो यह संकेत देता है कि इस समय सैनिकों ने रात के अंधेरे में जो कुछ किया वे दिन की कार्रवाई से अलग विरोधियों, स्त्रियों तथा बालकों की हत्या करने के लिए आयोजित विशेष कार्रवाई थी। गोया की दृष्टि से फ्रेंच कार्रवाई मानवता और सभ्यता की हत्या की कार्रवाई थी। गोया की कला
18वीं शती की प्रवृत्तियों की सूचक है। उसकी आरंभिक कृतियाँ तिएपोलो की शैली से बहुत मिलती है। तिएपोलो ने वेरोनीज से आलंकारिक प्रवृत्ति की प्रेरणा ली थी। गोया ने अपने युग के लिए उत्तम टेपेस्ट्री डिज़ाइनों का भी आविष्कार किया था। इनमें उच्च वर्ग के लोग अत्यंत आकर्षक वेश में हल्के फुल्के कार्यों में संलग्न दिखाए गए हैं, पर उसकी कला में करुणा का तत्व तभी प्रविष्ट हुआ जब आधुनिक युद्ध उनके घर के द्वार पर पहुंच गया। उसे लगा कि मानवता की समस्त मर्यादाएं समाप्त हो गई हैं, इसलिए अंतिम दिनों में के एकांत में उसने जो कहावतों के आधार पर चित्र बनाए, उसमें सबाथ, पिशाचिनी, भीमकाय राक्षस, उड़ते हुए अश्व, विशाल चमगादड़ों, भयंकर जीव, मानवीय विकृतियों तथा यथार्थ को झुठलाते हुए असंगत वस्तुओं पर पड़ते प्रकाश के प्रभाव आदि का अंकन है। इससे यह भी अनुमान किया जाता है कि स्पेन की कला शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित न होकर फ्लेमिश तथा जर्मन परंपराओं से विकसित हुई है, जिसके चिन्ह गॉथिक कला तथा वॉश की कला में प्रकट हुए हैं। तो बच्चों, अभी आज हमने गोया की जीवन से संबंधित सारी बातों को, उनके चित्रों के बारे में, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बारे में व उनसे उनके चित्रों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी ली। अब आने वाले लेक्चर में हम प्रथम इकाई के 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।